दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों, हम झारखंड की नीतियाँ से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन को देख रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है झारखंड औद्योगिक पार्क। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है कि झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निम्न में से कौन सा पार्क शामिल नहीं किया गया है। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निम्न में से कौन सा पार्क शामिल नहीं किया गया। दोस्तों, तो सूक्ष्म और लघु पार्क जो है ये शामिल नहीं किया गया है। तुम्हारा जवाब हो जाएगा सूक्ष्म एवं लघु पार्क। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना में प्रमोटर का कम से कम कितने प्रतिशत शेयर होना चाहिए। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना में प्रमोटर का कम से कम कितने प्रतिशत जो है इनका शेयर होना चाहिए। दोस्तों, तो कम से कम 20% जो है इसका शेयर होना चाहिए। कितना प्रतिशत? 20%। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना में प्रमोटर का कम से कम 20% जो है शेयर होना चाहिए। दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से किसके अनुमोदन के बाद राज्य में निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा सकती है। निम्न में से किसके अनुमोदन के बाद राज्य में निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा सकती है। दोस्तों, तो उद्योग मंत्री के अनुमोदन के बाद राज्य में निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा सकती है। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि राज्य में निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए निर्धारित भूमि का कितना प्रतिशत भाग राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया जा सकता है। राज्य में निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए निर्धारित भूमि का कितना प्रतिशत भाग राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया जा सकता है। दोस्तों, तो 35% भाग जो है ये राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया जा सकता है। चलते हम अगले सवाल की ओर। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में कोडरमा और रांची पतरातू रामगढ़ औद्योगिक गलियारा का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा राज्य में कोडरमा डैश और रांची पतरातू रामगढ़ औद्योगिक गलियारा का निर्माण कराया जा रहा है। दोस्तों, तो कोडरमा और बहड़ा गोड़ा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, तो हमारा अगला सवाल है कि राज्य में विकसित निजी औद्योगिक पार्कों में आवंटित भूमि का कम से कम कितना प्रतिशत भाग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए आरक्षित रहेगा। राज्य में विकसित निजी औद्योगिक पार्कों में आवंटित भूमि का कम से कम कितना % भाग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए आरक्षित रहेगा। दोस्तों, तो 40% भाग जो है ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए आरक्षित रहेगा। अगला सवाल है, निजी औद्योगिक पार्क की आधारभूत संरचना विकास के लिए राज्य सरकार कुल प्रोजेक्ट लागत का 50% जो अधिकतम कितने करोड़ होगी वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराएगी। निजी औद्योगिक पार्क की आधारभूत संरचना विकास के लिए राज्य सरकार कुल प्रोजेक्ट लागत का 50% जो अधिकतम कितने करोड़ होगी वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराएगी। दोस्तों, तो ये 10 करोड़ जो है वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराएगी, जो कुल प्रोजेक्ट का 50% होगा। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, कहता है निजी औद्योगिक पार्कों के अनुमोदन के कितने वर्ष के अंदर काम पूरा करना होगा, अन्यथा राज्य सरकार निजी औद्योगिक पार्कों का अधिग्रहण कर लेगी। निजी औद्योगिक पार्कों के अनुमोदन के कितने वर्ष के अंदर काम पूरा करना होगा, अन्यथा राज्य सरकार निजी औद्योगिक पार्कों का अधिग्रहण कर लेगी। तो दोस्तों, 3 वर्ष के अंदर काम पूरा करना होगा, अन्यथा राज्य सरकार जो है निजी औद्योगिक पार्कों का अधिग्रहण कर लेगी। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा 3 वर्ष। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड सरकार द्वारा झारखंड निर्यात नीति 2015 को कब लागू किया गया था। झारखंड सरकार द्वारा झारखंड निर्यात नीति 2015 को कब लागू कर लिया गया था। दोस्तों, तो 25 अगस्त 2015 को झारखंड निर्यात नीति 2015 लागू किया गया था। चलते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, कहता है झारखंड निर्यात नीति का लक्ष्य अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड को वर्ष 2020 तक कितने प्रतिशत के अनुमान तक पहुंचाना था। झारखंड निर्यात नीति 2015 का लक्ष्य अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड को वर्ष 2020 तक कितने प्रतिशत अनुमान तक पहुंचाना था। दोस्तों, तो 2% अनुमान तक पहुंचाना था। चलते अगले सवाल की ओर।
हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड निर्यात नीति 2015 के तहत किस शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की सुविधा का निर्माण किया जाएगा। झारखंड निर्यात नीति 2015 के तहत किस शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की सुविधा का निर्माण किया जाएगा दोस्तों। तो रांची शहर में जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की सुविधा का जो है निर्माण किया जाएगा। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है। झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की अध्यक्षता जो है ये कौन करता है दोस्तों। तो ये करता है मुख्यमंत्री। ठीक है, झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल है क्षेत्रीय स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष कौन होता है। क्षेत्रीय स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों। तो इसका अध्यक्ष होता है प्रमंडलीय आयुक्त। प्रमंडलीय आयुक्त ही क्षेत्रीय स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन समिति का गठन किया गया और जिसका अध्यक्ष जो है प्रमंडलीय आयुक्त होता है। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। कहता है राज्य से गुजरने वाले अमृतसर तथा कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर कहाँ इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना की गई है। राज्य से गुजरने वाले अमृतसर तथा कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर कहाँ इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना की गई दोस्तों। तो बरही में जो है इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना की गई है। कहाँ पर? बरही में दोस्तों। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल कहता है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में एक्सहिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर की स्थापना प्रस्तावित है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में एक्सहिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर की स्थापना की प्रस्तावित करना है। तो दोस्तों देवघर में। ठीक है, देवघर में ही जो है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सहिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर का स्थापना करना है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि निर्यात को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार 100% निर्यात योग्य इकाइयों को कितने वर्षों तक विद्युत शुल्क में छूट देगी। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 100% निर्यात योग्य इकाई को कितने वर्षों तक विद्युत शुल्कों में छूट देगी। तो दोस्तों तो ये 10 वर्षों तक वो विद्युत शुल्कों में छूट देगी। कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक। अगला सवाल है राज्य सरकार द्वारा बंदरगाहों के लदान के लिए परिवहन सहायकी के तहत किसी भी वस्तुओं के निर्यात हेतु निर्यातक को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितने तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा बंदरगाहों के लदान के लिए परिवहन सहायकी के तहत किसी भी वस्तुओं के निर्यात हेतु निर्यातक को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितने तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी दोस्तों। तो 10 लाख तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के औद्योगिक इकाइयों के विभिन्न प्रकार के प्रमाणन संबंधी शुल्क एक वित्तीय वर्ष में कितनी राशि तक वापस किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के औद्योगिक इकाइयों के विभिन्न प्रकार के प्रमाणन संबंधी शुल्क एक वित्तीय वर्ष में कितनी राशि तक वापस किए जाएंगे दोस्तों। तो 2 लाख राशि तक जो है वापस किए जाएंगे। कितनी राशि तक? 2 लाख। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि राज्य में कब झारखंड फिल्म नीति को लागू किया गया। राज्य में कब झारखंड फिल्म नीति को लागू किया गया दोस्तों। तो 2015 में जो है झारखंड फिल्म नीति को लागू किया गया। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है राज्य सरकार ने कब झारखंड चलचित्र प्रोत्साहन नीति को मंजूरी प्रदान की। राज्य सरकार ने कब झारखंड चलचित्र प्रोत्साहन नीति को मंजूरी प्रदान की। तो 2017 में इन्होंने जो है चलचित्र प्रोत्साहन नीति को मंजूरी प्रदान की। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है राज्य सरकार द्वारा राज्य के पर्यटन स्थल को विशेष रूप से प्रसारित करने वाली फिल्मों को कितनी राशि का अनुदान दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा राज्य के पर्यटन स्थल को विशेष रूप से प्रसारित करने वाली फिल्मों को कितनी राशि का अनुदान दिया जाएगा दोस्तों। तो 50 लाख की राशि का अनुदान दिया जाएगा। कितने लाख का? 50 लाख का। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड फिल्म नीति के तहत फिल्म विकास निधि के लिए सिनेमा टिकटों पर कितने प्रतिशत अधिभार निर्धारित किया गया है। झारखंड फिल्म नीति के तहत फिल्म विकास निधि के लिए सिनेमा टिकटों पर कितने प्रतिशत अधिभार निर्धारित किया गया है दोस्तों। तो ये 2%। ठीक है, 2% पर ठीक है अधिभार निर्धारित किया गया है। चलते अगले सवाल की ओर। झारखंड फिल्म नीति 2015 के तहत सिनेमाघरों मल्टीप्लेक्सों में कैप्टिव पावर प्लांट जनरेटर की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए कितने वर्षों तक विद्युत ड्यूटी से छूट दी जाएगी। झारखंड फिल्म नीति 2015 के तहत सिनेमाघरों मल्टीप्लेक्सों में
कैप्टिव पावर प्लांट जनरेटर की स्थापना को प्रोत्साहित देने के लिए कितने वर्षों तक विद्युत ड्यूटी से छूट दी जाएगी दोस्तों? तो ये 3 वर्षों तक विद्युत ड्यूटी से छूट दी जाएगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। झारखंड स्टार्टअप नीति कब लागू की गई थी? झारखंड स्टार्टअप नीति जो है ये कब लागू की गई थी? तो 2016 में झारखंड स्टार्टअप नीति लागू की गई थी। अगला सवाल है, झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत कब तक झारखंड को देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप राज्य बना दिया जाएगा? झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत कब तक झारखंड को देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप राज्य बना दिया जाएगा? तो 2021 तक जो है ये झारखंड को देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप राज्य बना दिया जाएगा दोस्तों। चलते अगले सवाल की ओर, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 2021। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड स्टार्टअप नीति 2016 के तहत राज्य में इनोवेशन सेंटर खोलने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए कितने फंड का प्रावधान है? झारखंड स्टार्टअप नीति 2016 के तहत राज्य में इनोवेशन सेंटर खोलने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए कितने फंड का प्रावधान है दोस्तों? तो 250 करोड़ फंड का प्रावधान है। कितने फंड का? 250 करोड़ फंड का। अगला सवाल है, झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत राज्य सरकार किस कोष का निर्माण करेगी? झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत राज्य सरकार जो है ये किस कोष का निर्माण करेगी? झारखंड वेंचर कैपिटल फंड का भी और झारखंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फंड का भी। झारखंड वेंचर कैपिटल फंड का भी, झारखंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फंड का भी। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है झारखंड वेंचर कैपिटल फंड कितने करोड़ रुपए का होगा? झारखंड वेंचर कैपिटल फंड जो है ये कितने करोड़ का होगा? तो ये होगा 400 करोड़ का। 400 करोड़ का झारखंड वेंचर कैपिटल फंड होगा। अगला सवाल है, झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत जो स्टार्टअप झारखंड में पंजीकृत है उन्हें कितने प्रतिशत सर्विस वेट टैक्स पर छूट दी जाएगी? झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत जो स्टार्टअप झारखंड में पंजीकृत है उन्हें कितने प्रतिशत सर्विस वेट टैक्स पर छूट दी जाएगी दोस्तों? तो उन्हें जो है 100% तक जो है छूट दी जाएगी। कितने? 100% तक इन्हें छूट दी जाएगी। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत राज्य के सभी आईटी अथवा औद्योगिक पार्क में स्टार्टअप के लिए कितने प्रतिशत भूमि सुरक्षित की गई है? झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत राज्य में सभी आईटी अथवा औद्योगिक पार्क में स्टार्टअप के लिए कितने प्रतिशत भूमि जो है ये सुरक्षित की गई है दोस्तों? तो 10% भूमि जो है स्टार्टअप के लिए सुरक्षित की गई है औद्योगिक पार्क में। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है राज्य सरकार द्वारा कब झारखंड आईटी और आईटीईएस नीति बनाई गई? राज्य सरकार द्वारा कब झारखंड आईटी और आईटीईएस नीति बनाई गई दोस्तों? तो ये नीति बनी 2016 में, 2016 में। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि राज्य सरकार ने कहाँ ईएसडीएम इनोवेशन हब स्थापित करने का निर्णय किया? राज्य सरकार ने कहाँ जो है ईएसडीएम इनोवेशन हब स्थापित करने का निर्णय किया? तो इन्होंने निर्णय किया है रांची में भी, जमशेदपुर में भी और धनबाद में भी। तो हमारा जवाब हो जाएगा ए, बी और सी तीनों ही। अगला सवाल है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कितने रुपए से ज़्यादा का कोई भी क्रय ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पोर्टल के तहत किया जाएगा? राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कितने रुपए से ज़्यादा का कोई भी क्रय ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पोर्टल के तहत किया जाएगा? तो 25,000, ठीक है, 25,000 से ज़्यादा का कोई भी क्रय जो है ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पोर्टल के तहत किया जाएगा। अगला सवाल चलते हैं। कहता है झारखंड आईटी एंड आईटीईएस नीति के तहत सौर ऊर्जा इकाई की स्थापना हेतु कितनी राशि का अनुदान दिया जाएगा? झारखंड आईटी एंड आईटीईएस नीति के तहत सौर ऊर्जा इकाई की स्थापना हेतु कितनी राशि तक का अनुदान दिया जाएगा? तो ये 25 लाख तक की राशि का अनुदान दिया जाएगा। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड के किस शहर में एनआईटी स्थित है? झारखंड के किस शहर में जो है एनआईटी स्थित है? तो ये जमशेदपुर में एनआईटी स्थित है। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है राज्य सरकार द्वारा कब झारखंड बीपीओ बीपीएम नीति की घोषणा की गई? राज्य सरकार द्वारा कब झारखंड बीपीओ बीपीएम नीति की घोषणा की गई दोस्तों? तो 2016 में जो है झारखंड बीपीओ बीपीएम नीति की घोषणा की गई। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है झारखंड बीपीओ या बीपीएम नीति 2016 के तहत राज्य के कितने लोगों को रोजगार 2021 तक उपलब्ध कराने का उद्देश्य है? झारखंड बीपीओ या बीपीएम नीति 2016 के तहत राज्य के कितने लोगों को रोजगार 2021 तक उपलब्ध कराने का उद्देश्य है दोस्तों? तो 15,000, 15,000, ठीक है,
15,000 जो है झारखंड बीपीओ बीपीएम नीति 2016 के तहत जो रोजगार देने का 2021 तक उपलब्ध करने का एक क्या बोलते उद्देश्य है। कितने का? तो 15,000 का। अगला सवाल है कि बीपीओ तथा बीपीएल इकाइयों को लीज या रेंट पर अधिकतम कितनी राशि प्रति सीट प्रति वर्ष 3 वर्षों तक प्रतिपूर्ति की जाएगी? बीपीओ तथा बीपीएल इकाइयों को लीज या रेंट पर अधिकतम कितनी राशि प्रति सीट प्रति वर्ष 3 वर्षों तक पूर्ति की जाएगी दोस्तों? तो ये 15,000। कितनी? 15,000। अगला सवाल है, राज्य की वृहद बीपीओ इकाइयों को जहां कर्मचारियों की संख्या डैश से अधिक होगी उनको कार्य करने के 6 महीने तक विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर 500 से अधिक होगी कर्मचारियों की संख्या राज्य की वृहद बीपीओ इकाइयों को, ठीक है, जहां कर्मचारियों की संख्या 500 से अधिक होगी उनको कार्य करने के 6 महीने तक विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। चलते अगले सवाल की ओर। झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति को कब मंजूरी प्रदान की गई थी? झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति को कब मंजूरी दी गई दोस्तों? तो 2016 में इन्हें मंजूरी दी गई थी, झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति को। हमारा अगला सवाल है, झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति के तहत अगले 10 वर्षों में कम से कम कितने ESDM इकाइयों का निर्माण करना है? तो अगले 10 वर्षों में कम से कम जो है 50 ESDM इकाइयों का निर्माण करना है। झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति के तहत अगले 10 वर्षों में कम से कम 50 ESDM इकाइयों का निर्माण करना है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति के तहत प्रत्येक इकाइयों की स्थापना हेतु परियोजना की कुल लागत का अधिकतम कितना प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा? तो लगभग जो है 20%। कितना? टोटल 20% जो है अनुदान दिया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति के तहत प्रत्येक इकाइयों की स्थापना हेतु परियोजना की कुल लागत का अधिकतम 20% जो है राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। तो हमारा जवाब हो जाएगा 20%। अगला सवाल है कि झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति के अंतर्गत यह प्रावधान है कि उत्पादन प्रारंभ होने के बाद से कितने वर्ष की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के भुगतान में छूट दी जाएगी? झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति के अंतर्गत यह प्रावधान है कि उत्पादन प्रारंभ होने के बाद से कितने वर्ष की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के भुगतान में छूट दी जाएगी दोस्तों? तो लगभग 10 वर्ष की अवधि तक, टोटल 10 वर्ष की अवधि तक जो है विद्युत शुल्क के भुगतान में छूट दी जाएगी। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट नीति की घोषणा कब हुई थी? झारखंड ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट नीति की घोषणा कब हुई थी? तो इनकी नीति की घोषणा हुई थी 2016 में। ठीक है, 2016 में ही झारखंड ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट नीति की घोषणा हुई थी दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवेयर नीति की घोषणा कब हुई थी? झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवेयर नीति की घोषणा जो है ये कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी घोषणा हुई थी 2016 में। 2016 में ही झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवेयर नीति की घोषणा हुई थी। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि भारत के कुल तसर सिल्क उत्पादन में झारखंड का योगदान कितने प्रतिशत है? भारत के कुल तसर सिल्क उत्पादन में झारखंड का जो योगदान है वो कितना प्रतिशत है? तो इनका योगदान है करीब 40%। 40% जो है भारत के कुल तसर सिल्क उत्पादन में झारखंड का योगदान है। हमारा अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित मेगा हैंडलूम क्लस्टर योजना के तहत झारखंड के कितने जिलों का चयन हुआ है? भारत सरकार द्वारा प्रायोजित मेगा हैंडलूम क्लस्टर योजना के तहत झारखंड के कितने जिलों का चयन हुआ है दोस्तों? तो ये 6 जिलों का चयन हुआ है। कितने जिलों का? 6 जिलों का चयन हुआ है। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से किस जिले का चयन मेगा हैंडलूम क्लस्टर योजना के अंतर्गत नहीं हुआ है? निम्न में से किस जिले का चयन है जो मेगा हैंडलूम क्लस्टर योजना के अंतर्गत नहीं हुआ है दोस्तों? तो खूंटी जिले का जो चयन है ये मेगा हैंडलूम क्लस्टर योजना के अंतर्गत नहीं हुआ है। अगला सवाल है कि सूती एवं हैंडलूम धागों के उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? सूती एवं हैंडलूम धागों के उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो झारखंड का देश में प्रथम स्थान है, फर्स्ट। हमारा अगला सवाल है, झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवेयर नीति 2016 का उद्देश्य कम से कम कितने नए रोजगार के अवसर पैदा करना है? झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवेयर नीति 2016 का उद्देश्य कम से कम कितने नए रोजगार के अवसर को पैदा करना है दोस्तों? तो 5 लाख। कितने?
5 लाख जो है नए रोजगार के अवसर को पैदा करना है। चलते अगले सवाल की ओर। झारखंड के किस शहर में परिधान प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? झारखंड के किस शहर में जो है परिधान प्रशिक्षण केंद्र स्थित है दोस्तों? तो ये रांची में स्थित है। रांची में ही झारखंड के परिधान प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी JSDMS का पंजीकरण कब हुआ था? झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी JSDMS का पंजीकरण जो है ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 2013 में। ठीक है, 2013 में झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी JSDMS का पंजीकरण हुआ था। अगला सवाल है, झारखंड सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों के अंचल पूंजी निवेश में किए गए 50 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश में कितने प्रतिशत अनुदान देय होगा? झारखंड सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों के अंचल पूंजी निवेश में किए गए 50 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश में कितना % जो है अनुदेय देय होगा दोस्तों? तो 20% जो है अनुदेय देय होगा। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि नई इकाइयां जिनके द्वारा 100% पूंजी निवेश किया गया हो, उन इकाइयों के कुल अंचल पूंजी निवेश पर प्रथम 7 वर्षों तक कितना प्रतिशत जो है वैट मिलेगा? तो 100% वैट मिलेगा। कितना %? 100% ही वैट मिलेगा। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड निर्यात नीति 2015 के अनुसार महिला उद्यमियों को कितनी राशि के निर्यात करने पर 75% की निर्यात सहायता सब्सिडी प्रदान की जाएगी दोस्तों? तो ये 2,70,000, ठीक है, 2,70,000 की राशि के निर्यात करने पर उसे 75% की निर्यात सहायता सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अगला सवाल है, झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के द्वारा प्रशिक्षित प्रति व्यक्ति को कितना राशि प्रति माह 7 वर्ष तक का कामगार दिया जाता है? झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के द्वारा प्रशिक्षित प्रति व्यक्ति को कितना राशि प्रति माह 7 वर्ष तक का कामगार दिया जाता है? तो इन्हें जो है 5,000, ठीक है, 5,000 प्रति माह, ठीक है, 7 वर्ष तक का कामगार दिया जाता है। अगला सवाल है, झारखंड किफायती आवासीय नीति को कब मंजूरी प्रदान की गई? झारखंड किफायती आवासीय नीति को कब मंजूरी जो है प्रदान की गई दोस्तों? तो 2016 में जो है इन्हें मंजूरी प्रदान की गई झारखंड किफायती आवासीय नीति को। अगला सवाल है, झारखंड किफायती आवासीय नीति के अनुरूप शहरवासियों को कितने रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से आवास मुहैया कराया जाएगा? झारखंड किफायती आवासीय नीति के अनुरूप शहरवासियों को कितने रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से आवास मुहैया कराया जाएगा दोस्तों? तो ये 1200 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से आवास मुहैया कराया जाएगा। चलते अगले सवाल की ओर। झारखंड किफायती आवासीय नीति के तहत 3 लाख तक वार्षिक आय वाले अति कमजोर वर्ग को कितने वर्ग फीट का आवास मुहैया कराया जाएगा? झारखंड किफायती आवासीय नीति के तहत 3 लाख तक वार्षिक आय वाली अति कमजोर वर्ग को कितने वर्ग फीट का आवास जो है ये मुहैया कराया जाएगा दोस्तों? तो ये 300 वर्ग फीट का आवास जो है मुहैया कराया जाएगा, जो 3 लाख तक वार्षिक आय वाले अति कमजोर वर्ग के हैं। अगला सवाल है, झारखंड किफायती आवास नीति 2016 के तहत विकसित कितने प्रतिशत आवास अति कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे? हमारा अगला सवाल है कि झारखंड किफायती आवास नीति 2016 के तहत विकसित कितने प्रतिशत आवास अति कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे? तो 50% जो आवास है ये अति कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे दोस्तों। तो हमारा जवाब हो जाएगा 50%। अगला सवाल है, झारखंड किफायती आवास नीति के तहत अति कमजोर वर्ग को आवास खरीदने के लिए कितने लाख तक का कर्ज दिया जाएगा? झारखंड किफायती आवास नीति के तहत अति कमजोर वर्ग को आवास खरीदने के लिए कितने लाख तक का कर्ज दिया जाएगा दोस्तों? तो 6 लाख तक का कर्ज दिया जाएगा। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, झारखंड किफायती आवास नीति के तहत लाभुकों के चयन का आधार क्या होगा? झारखंड किफायती आवास नीति के तहत लाभुकों के चयन का जो है ये आधार क्या होगा दोस्तों? तो इनका आधार होगा लॉटरी प्रणाली। लॉटरी प्रणाली से ही झारखंड किफायती आवास नीति के तहत लाभुकों के चयन का आधार होगा। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि राज्य में झारखंड मद निषेध नीति कब लागू की गई? झारखंड कहता है राज्य में झारखंड मद निषेध नीति जो है ये कब लागू की गई दोस्तों? तो ये लागू की गई 2016 में। 2016 में ही झारखंड मद निषेध नीति लागू की गई। हमारा अगला सवाल है
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार मद्य निषेध कानून लागू कर सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार मद्य निषेध कानून जो है ये लागू कर सकती है दोस्तों। तो ये 47वें, ठीक है, 47वें अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान के 47वें अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार मद्य निषेध कानून को लागू कर सकती है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कब से राज्य सरकार द्वारा शराब की खुदरा बिक्री स्वयं की जा रही है। निम्न में से कब से राज्य सरकार द्वारा शराब की खुदरा जो बिक्री है ये स्वयं की जा रही है दोस्तों। तो 1 अगस्त 2017 से ही राज्य सरकार द्वारा शराब की खुदरा बिक्री जो है स्वयं की जा रही है। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित है। झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मदिरा की बिक्री जो है ये प्रतिबंधित है दोस्तों। तो 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को जो है मदिरा की जो बिक्री है वो प्रतिबंधित है। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। कहता है झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के तहत कितने प्रतिशत या उससे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले गांवों में मदिरा की दुकान खोलने पर प्रतिबंध है। झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के तहत कितने प्रतिशत या उससे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले गांवों में मदिरा की दुकान खोलने पर प्रतिबंध है दोस्तों। तो ये 50, ठीक है, 50% या उससे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले गाँव में मदिरा की दुकान खोलने पर प्रतिबंध है। हमारा अगला सवाल है, झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के तहत निम्न में से किस दिवस या पर्व को शुष्क दिवस ड्राई डे घोषित किया गया है। झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के तहत निम्न में से किस दिवस या पर्व को शुष्क दिवस ड्राई डे घोषित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों 2 अक्टूबर को भी ड्राई डे घोषित किया गया है, रामनवमी को भी ड्राई डे घोषित किया गया है और दशहरा को भी। तो हमारा जवाब हो जाएगा A, B और C तीनों ही। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन एक औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अस्तित्व में नहीं है। निम्न में से कौन एक औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अस्तित्व में नहीं है दोस्तों। तो धनबाद औद्योगिक क्षेत्र विकास जो प्राधिकरण जो है ये अस्तित्व में नहीं है। धनबाद औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अस्तित्व में नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से कौन सा जिला बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा जिला बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो गिरिडीह जो है बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण किस जिले के अंतर्गत आता है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो है ये किस जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आता है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन जिला संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र के विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। कहता है निम्न में से कौन सा जिला है जो संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो देवघर जो है ये संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा जिला रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा जिला जो है रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो तीनों ही, ठीक है, लोहरदगा भी, गुमला भी और गढ़वा भी, ये तीनों ही जो है रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल कहता है कि बरही क्षेत्र किस औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। बरही जो क्षेत्र है ये किस औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो ये रांची जो है औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है।